नमस्कार, आज हम पढ़ने वाले हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। और इसके बारे में समझेंगे कि इसमें क्या-क्या पुराने शिक्षा नीति से अलग है और अच्छे तरीके से समझेंगे कि एनपी 2020 में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदु है, इसको समझ लेते हैं। इसमें पहला बिंदु आता है स्कूली शिक्षा संबंधित प्रावधान, यानी कि जो स्कूली शिक्षा जो शुरुआती शिक्षा होती है उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं इसको समझते हैं। ठीक है, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का डिजाइन तैयार किया गया है, यानी कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, जो 3 से लेकर 18 वर्ष की आयु वाले बच्चे को सीमित करता है। यानी कि इसमें जो है 5+3+3+4, इसको समझेंगे क्या होता है। पहले क्या होता था कि जो भी बच्चे होते थे 3 से लेकर 18 तक या 5 से लेकर 18 तक जो भी बच्चे पढ़ते थे, वो पहले प्रथम स्कूल से लेकर 10वीं तक पढ़ते थे, उसके बाद 12वीं करते थे। ठीक है, लेकिन इसको चेंज करके 5+3+3+4 मॉडल बनाया गया है। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था कि बच्चा पहले 1 से लेके यानी कि जो 6 से लेके या 15 वर्ष के लड़के होते थे या 16 वर्ष के, वो 10 तक पढ़ते थे। ठीक है, इसके बाद 16 से लेकर 18 वर्ष के जो लड़के होते थे, उसके बाद 11 और 12 करते थे। ठीक है, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया। अब नए सिरे से क्या रखा गया है, जो नया शिक्षा नीति के अनुसार है, उसमें क्या है कि जो बच्चे हैं 3 से लेकर 6 वर्ष तक, यानी कि पहला जो मॉडल है 5+3+3+4 वाला, यानी कि 5 वाला, तो 3 वर्ष से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं, पहले LKG UKG जो अलग अलग होते थे, उसमें ऐसे आंगनबाड़ी प्री स्कूल के तहत जोड़ा गया है। यानी कि जो 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी यानी कि UKG LKG के तहत पढ़ेंगे। उसके बाद जो 6 वर्ष से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 1 और 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 और 2 मतलब कि 5 हो गया, यानी कि 5 हो गया। इसके बाद अगला आता है 3, यानी कि जो भी 8 वर्ष और 11 वर्ष के बच्चे होंगे वो 3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे, जिसे हम प्री बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है तीसरा कंसेप्ट, जो तीसरा 5+3 वाला 4 वाला जो डिजाइन है, उसमें आता है तीसरा, जिसमें 11 से लेके और 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो 6 से 8 जो मिडिल क्लास कहलाता है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंडरी स्कूल आता है, यानी कि जो 14 से लेकर 18 तक आता है, जिसमें 9 10 11 12 के लड़के इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नए एजुकेशन पॉलिसी जो पुराने एजुकेशन के पॉलिसी के तहत अलग है। ठीक है, यानी कि पहले लड़का जो 5 वर्ष जो 5 वर्ष की जो अवधान पूरा करेगा, उसमें 3 वर्ष आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और 2 वर्ष 1 से लेकर 2 में पढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद जो 3 से लेकर 5 में 6 से 11 वर्ष का लड़का पढ़ेगा। उसके बाद जो मिडिल आता है यानी 11 से लेकर 14 तक, उसमें 6 से लेकर 8 तक लड़का पढ़ेगा। उसके बाद 9 10 11 12 यानी कि जो 4 साल है उसमें सेकेंडरी जो स्कूल आते हैं, यानी कि 12वीं तक आते हैं, उसमें लड़का इस तरह से पढ़ेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है। इसमें 5 वर्ष का जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें 3 का प्री प्राइमरी स्कूल और 1 2 का और ग्रेड 1 2। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष तक बच्चे जो है प्री प्राइमरी तक पढ़ेंगे, उसके बाद 1 और 2 में दूसरे वर्ष जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 वर्ष पूरा हो गया। उसके बाद तीसरा है 3 वर्ष तक प्री स्टेज में 3 4 और 5, यानी कि तीसरा क्लास चौथा क्लास और 5वीं क्लास में बच्चे पढ़ेंगे तीसरे वर्ष में। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा जो मध्य चरण यानी कि मिडिल क्लास से आता है, जो 6 7 8 तक होता है, इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जो चौथा वर्ष आता है उन्हें उच्च ग्रेड वाला, उसमें 9 10 11 12 के लड़के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन किया गया शैक्षणिक संरचना है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान
पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्तावना किया गया है और इसके द्वारा 2025 तक कक्षा 3 के स्तर तक बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित कराना है। यानी कि 2025 तक जो कक्षा 3 तक बच्चे हैं उनको आधारभूत कौशल सुनिश्चित कराना है, ठीक है, यानी कौशल का विकास उनमें कराना है, ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है भाषाई विविधता का संरक्षण, यानी कि भाषा की उनकी विविधता का संरक्षण करना है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा और स्थानीय क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है और साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। यानी कि भाषाई विविधता के संरक्षण में क्या है कि नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक, यानी कि जो शुरुआती कक्षा 5 तक है, उसमें मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन के रूप में अपनाने पर बल दिया गया। यानी कि जो बच्चे का मातृभाषा यानी कि जो उसकी घर की बोली जाने वाली भाषा है, उस भाषा में बच्चे किसी विषय को सीख सके या अपने विषय को सीखने के लिए अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 तक और आगे बढ़ाने का प्रावधान या सुझाव दिया गया है। यानी कि जो अपने बच्चा अपनी भाषा में इन विषयों को सीख सकता है वो आसानी से उसको समझ सकता है और आसानी से अपना अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है ताकि उसको समझने में और कठिनाइयाँ ना हो। तो इसमें 2000 नया शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा पर जोर दिया गया है ताकि बच्चे जो भी कोई शब्द सीखें या बोले अपने टीचरों से अपनी भाषा में बोलेंगे तो वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा अगला है स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृति और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा चुनाव को कोई बाध्यता नहीं होगी। यानी इसमें कहा गया है कि उसके साथ साथ उस शिक्षा में उसकी संस्कृति और अन्य प्राचीन जो भाषाएं हैं उसको विकल्प के तौर पर चुन सकता है, लेकिन उस पर जबरदस्ती नहीं है कि उन भाषाओं को चुने ही। वो अपने अनुसार अपनी भाषा को चुन सकता है और उस पर बोलने और समझने में सहज महसूस हो सकता है। तो इसमें भाषा पर मन उस पर जोर दिया गया है कि जो भी बच्चा या उच्च कक्षा में या निम्न कक्षा में यानी निचले से स्तर की कक्षा में पढ़ रहा है तो वो अपनी मातृभाषा के प्रयोग के द्वारा विषयों को समझ सकता है और अध्यापक से उन मातृभाषा में बोलकर चीज़ों को समझ सकता है और जान सकता है, ठीक है। तो मातृभाषा में नई शिक्षा नीति पर जोर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं अगला क्या है। इसके बाद है शारीरिक शिक्षा, यानी कि नई शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा पे भी जोर दिया गया है। यानी कि बच्चों को इसमें देख लेते हैं पॉइंट पहला क्या है। विद्यालयों के सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल कूद, योग, नृत्य स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधि एवं व्यायाम आदि में भाग ले सके। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो भी बच्चे शारीरिक रूप से यानी बागवानी, नियमित रूप से खेल कूद, योग, नृत्य आदि करेंगे तो उसके अनुसार उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और जो भी विषय या जो भी विषय को पढ़ना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यानी कि शारीरिक गतिविधि को भी इसमें जोर दिया गया ताकि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी किसी चीज को पढ़ पाएंगे या अच्छे तरीके से जान पाएंगे, ठीक है। तो शारीरिक सबक बहुत जरूरी है। इसमें बागवानी आता है, नियमित रूप से खेल कूद आता है, नृत्य आता है, योग आता है। तो योग इन माध्यमों से अपने शरीर की सुरक्षा और हेल्थ पर भी फोकस कर सकते हैं, जिसके वजह से जो बच्चे किसी विषय या किसी वस्तु को पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा भी जरूरी है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं अगला क्या है। इसके बाद अगला है पाठ्यक्रम मूल्यांकन संबंधी सुधार, यानी कि इसके पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति 2020 में और मूल्यांकन में कैसे संबंधित सुधार किए गए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई। यानी कि जो मूल्यांकन के लिए क्या किया गया है कि एक परख नाम के राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई है। यानी कि इसके परख के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा कि बच्चे किन किन क्षेत्रों में या उन बच्चों में क्या क्या कमियां हैं, ठीक है। तो परख के माध्यम से एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई है जिससे उनका मूल्यांकन हो पाएगा कि बच्चे के किन किन पहलुओं में उनकी कमी है और किन किन क्षेत्रों में उनका सुधार किया जाए, ठीक है। परख का इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो परख का फुल फॉर्म है
परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये परख का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है इसमें कि छात्रों की प्रगति और मूल्यांकन तथा छात्रों के अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने की सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि बच्चे के मूल्यांकन तथा छात्र के भविष्य से जुड़े जो निर्णय लेने वाले हैं उससे संबंधित एक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना जरूरी होगा, जिसे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे किसी चीज को सीख पाएंगे और उनका अच्छी तरह से मूल्यांकन हो पाएगा और उनको जानने और समझने में लोगों को अध्यापकों को मदद मिलेगी कि और उनमें क्या सुधार किया जाए और कैसे अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। इसके बाद अगला आता है शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार, यानी कि जो शिक्षण व्यवस्था है उससे संबंधित सुधार क्या है, इसको देख लेते हैं। तो शिक्षकों को नियमित रूप शिक्षक की नियुक्ति प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति करना चाहिए। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो भी शिक्षक की हम नियुक्ति करते हैं उसकी पारदर्शिता प्रक्रिया होनी चाहिए और समय समय पर जो शिक्षक का है कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर उसकी पद को बढ़ाना चाहिए। यानी कि समय समय पर जो समय समय पर शिक्षक की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाना चाहिए और जो शिक्षक है उसके कार्यों का भी आकलन किया जाना चाहिए, जिससे उसकी पदों को बढ़ाया जा सके। और शिक्षक की जब तक उसका आकलन और कई कमेटी नहीं करेगी तब तक शिक्षक की कमियों को नहीं जान सकते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं या कैसे समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें शिक्षक के भी सुधार लाना जरूरी है ताकि वो अपने शिक्षण विधियों में सुधार लाएं, जिससे बच्चे समझ सके अच्छी तरीके से, जिस समझने में कठिनाइयां बच्चों को महसूस होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है भारत में उत्कृष्ट के साथ साथ शिक्षा के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने के लिए निर्धारित किया गया है। यानी कि जो भारत की जीडीपी है उसका 6% शिक्षा के क्षेत्र में, यानी 6% उसका शिक्षा के क्षेत्र में व्यय होना चाहिए, यानी खर्च होना चाहिए, ताकि जिससे बच्चों के शिक्षा में सुधार आ पाए और बच्चों का भविष्य अच्छी तरीके से बन पाए। यानी कि कुल जीडीपी के 6% उसमें योगदान होना चाहिए। जैसे 100 रुपया अगर किसी देश की जीडीपी है तो उसमें से 6 रुपया खर्च होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा पे। तो ये कहा गया है। इसके बाद अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। इसमें अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें अगला टॉपिक है उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान, यानी कि उच्च जो हायर एजुकेशन है उससे क्या संबंधित प्रावधान किया गया है उसको देख लेते हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट को समझेंगे क्या होता है, पहले देख लेते हैं और इसके अंदर क्या है। इसके अंतर्गत 3 या 4 वर्ष के जो स्नातक कार्यक्रम में छात्रों को कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकने और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष के बाद स्नातक डिग्री और 4 वर्ष के बाद शोध का स्नातक, स्नातक। यानी इसमें कहा गया है कि जो नया शिक्षा नीति 2020 है इसमें यदि कोई यानी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था क्या है, इसमें क्या है कि कोई छात्र किसी स्नातक को कर रहा है और स्नातक के द्वारा ऐसे पहली साल कर लिया और उसके बाद कोई कारणवश उसका प्रथम वर्ष दूसरा वर्ष छूट गया और फिर बाद में वो पढ़ना चाहता है तो वो पहले के अनुसार फिर दूसरे वर्ष में या मतलब किसी साल के दौरान अगर पढ़ाई नहीं कर पाता है और 2-3 साल बाद फिर उसमें एंट्री करना चाहता है, यानी फिर से स्नातक करना चाहता है, तो पुनः फिर दूसरे वर्ष से स्नातक कर सकेगा। यानी पहले जो छोड़ दिया है उसको फिर से शुरुआत कर सकेगा। इसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था में ये व्यवस्था की गई है। यानी नई शिक्षा नीति में अगर कोई बालक या कोई छात्र स्नातक करने के समय 1 वर्ष छूट गया और दोबारा फिर उसको करना चाहता है तो उसी से वो वहीं से शुरुआत फिर कर सकता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था काफी अच्छी है नई शिक्षा नीति 2020 में। इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त किया गया, यानी कि जो पहले एमफिल होता था उस कार्यक्रम को नई शिक्षा नीति के अनुसार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये रहा नया शिक्षा नीति यानी कि एनपी 2020। तो इसमें हम समझे कि कैसे कैसे व्यवस्थाएं की गई है नया शिक्षा नीति 2020 में
और बालक को कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है पढ़ाने और पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, या अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो पिछले क्वेश्चनों को छूट गया था, पिछले चैप्टरों की जो क्वेश्चन करा रहे थे वो छूट गया था, उसको अगले चैप्टर में अगले वीडियो में कराएंगे, कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको लेकर आएंगे और उसका क्वेश्चन और आंसर उसका हल कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।